तो चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं पुनीत मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। तो सारे बच्चे यहां पर आ जाइए। देखिए, करंट अफेयर हमारे पास जो 2026 का रहेगा, वो पूरा 2026 का करंट अफेयर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, यहां पर एक एक चीज पढ़ेंगे। बस आप लोग सभी लोग यहां पर बने रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, करंट अफेयर फटाफट यहां पर देखिएगा। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर हम सभी लोग संघर्ष करते हुए रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, अपने लक्ष्य को नकारात्मक से नहीं बल्कि संघर्ष से नापे। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का दिन शनिवार है, फरवरी का आखिरी दिन है और फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, आज फरवरी का लास्ट दिन है। और आज का जो दिन है वो क्यों फेमस है? तो आपने देखा होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय भौतिक शास्त्री, एक नाम सुना होगा, सीवी रमन जी की जो कल्याणकारी खोज थी रमन प्रभाव के सम्मान में ये आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें योगदान जो भी रहा है, विज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन को सरल बनाएं, अपनी वैज्ञानिक चेतना भी जगाएं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे भी, ध्यान भी देंगे। तो फटाफट यहाँ पर सारे बच्चे आ जाएं और हम लोग आज की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे राजस्थान में भी 28 फरवरी को, आज के ही दिन, मतलब आज के शनिवार के दिन को, महाराणा प्रताप का राज्यरोहण दिवस भी मनाया जाएगा। स्कूलों को भी आदेश दे दिया गया है और महाराणा प्रताप जी के बारे में कौन नहीं जानता है। आगे देखते हैं, 28 फरवरी मतलब आज का दिन शनिवार। मैं आज कह रहा हूं, बार बार लेटेस्ट कह रहा हूं कि आज का दिन। तो 28 फरवरी से देश भर में एचपीबी, जो आपने देखा होगा कि लड़कियों में ज्यादातर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस समय आप देखिएगा, सर्वाइकल के टीके की भी शुरुआत हो रही है। और आपने देखा होगा, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, जैसा कि मैं उस दिन क्वेश्चन में आपको पढ़ा रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिएगा, 28 फरवरी से देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट करी जाएगी। और अजमेर से इसको शुरुआत आज करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सोचिए, एक बंदा अभी इजराइल से आया, फिर यहाँ पर आज वैक्सीनेशन की स्टार्टिंग भी करेंगे अजमेर में। और फिर राजस्थान भी जाना है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि भारत में अभी बीच में समस्या आ गई थी कि कारों में ऐसी कौन सी चीज की कमी आ गई थी जिसकी वजह से कारें महंगी हो गई थी। और बाद में फिर कहा गया कि एक हब बनाएंगे, चाहे पैसा जितना लग जाए, पर अब वो चीज भारत में ही बनेगी। तो चलिए देखते हैं, पीएम मोदी ने 14 साल की लड़कियों को लगेगी सिंगल डोज वैक्सीन। आगे देखते हैं, पीएम मोदी 28 फरवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे और माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा का ऐतिहासिक कदम भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अहमदाबाद के पास साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि एआई के बारे में। एआई के बारे में अगर बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, तो एआई कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो रहा है और अच्छा भी साबित हो रहा है। जैसा कि आप देखते हो, चाहे चैट जीपीटी की बात करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें हम लोग यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सारे बच्चे यहाँ पर लाइक करते जाए जो फटाफट आ रहे हैं, और कमेंट भी करते रहेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पूछते रहेंगे यहाँ पर। एआई ने अभी अमेरिका में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 60,000 लोगों पे एक ग्रहण के रूप में बन चुका है और उनको नौकरी से निकाला भी जा चुका है। काफी हद तक बहुत परेशानी का सबब बन के आया है। अब एआई का जो प्रयोग है वो अमीर देशों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अमीर देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों अमीर देशों के लिए क्यों फायदेमंद रहेगा भाई? ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एआई के जितने भी टूल्स हैं कॉस्टली होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी एआई के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर देखें, अमीर देशों के करीब 30% लोग दिमागी काम करते हैं, यानी एआई का लाभ ज्यादा से ज्यादा
विकासशील में 60% ही ऐसे हैं, इसलिए असर कम धीमा होगा, ठीक है। और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर टेक्निक पहले से हैं, तो एआई लागू करने में भी आसानी होगी। मैंने वही बोला ना कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे एक कैंडिडेट और एक नाम यहाँ पे देख रहे हैं, जैक डॉर्सी। अब ये जो जैक डॉर्सी हैं, ये कौन है? जैक डॉर्सी हैं, ये कौन है? तो आपने देखा होगा जो ट्विटर के फाउंडर हैं, वो कौन है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ने भी फरवरी जाते-जाते एक बहुत ही खतरनाक खबर सुना दी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैक डॉर्सी के बारे में। जैक डॉर्सी की कंपनी, ठीक है, ब्लॉक ने 4000 कर्मचारियों को निकाला। बोले कि भाई एआई की वजह से टीम छोटी कर रहे हैं, यह कंपनी इतिहास के सबसे कठिन फैसला है। अब देखिए जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे हम लोग, जीडीपी की ग्रोथ जो कल ही हमने बताया था कि जो बेस ईयर है वो 2023 और 24 ही माना जाएगा, 2023 और 24 ही माना जाएगा। और इसमें अब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो बाहर से कोई भी कमाई आती है, चाहे वो कुक हो या ड्राइवर की है, उसको भी, उस कमाई को भी अब जीडीपी में भी शामिल कर लिया जाएगा। जो भी कमाई आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के द्वारा, जीडीपी के द्वारा, वो उसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भी इकोनॉमी में काफी मजबूती बनी रहेगी, ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट 2026 में 3 भारतीय महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि टोटल 16 महिलाओं को चुना गया है। टोटल 16 महिलाओं को चुना गया है, जिसमें से 3 भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है। भारतीय महिलाएं जैसे सफीना ने 20 लाख बेटियों को स्कूल लौटाया, 14 देशों को मुफ्त दवा भी दिलवा रही हैं, और 7.5 लाख छात्रों को सशक्त कर रही हैं सौजानी, ठीक है। रेशमा और दूसरा क्या नाम है? सफीना और सौजानी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम मैगजीन ने 2026 के वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट के लिए 16 महिलाओं को चुना है। यहाँ पर 16 महिलाओं को यहाँ पर चुन लिया है। क्लियर है ना? अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर आ जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, देखिए लिखा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। पहले आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 2026 में टांगखुल हुई और कोम्बाई जैसे स्वदेशी कुत्तों की नस्लों को शामिल करने के लिए घोषणा की गई है। किस अर्धसैनिक बल ने? तो असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी या सीआईएसएफ। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का रचना चौहान आंसर क्या हो जाएगा? बेटा आप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जिससे सारे बच्चों को पता चल जाए करंट अफेयर की क्लास। आज हमको लग रहा है कोई और भी क्लास चल रही है, जिसकी वजह से काफी बच्चे यहाँ पर कम आए हुए हैं। कोई बात नहीं है, चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम उन कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत पहल के अंतर्गत टांगखुल हुई और कोम्बाई जैसे जो स्वदेशी डॉग हैं, ये स्वदेशी डॉग हैं, इनकी नस्लों को शामिल करने की घोषणा किस अर्धसैनिक बल ने करी है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम राइफल। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? असम राइफल। असम राइफल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर डिटेल आज पढ़ ही लेते हैं जब बच्चे नहीं है। तो असम राइफल गृह मंत्रालय के अधीन भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल की अगर हम लोग बात करते हैं, असम राइफल स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी कुत्तों की नस्लों को शामिल कर रही है। असम राइफल में तांगखुल हुई कुत्ते की नस्ल मणिपुर से संबंधित है। मतलब ये जो तांगखुल हुई कुत्ते हैं ये कहाँ है? मणिपुर। इन पे एक मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा, एक मूवी भी बनी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कोम्बाई कुत्ते की जिस नस्ल को शामिल करने की योजना है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो वो भी तमिलनाडु में है। वो कब है बेटा? तो वो तमिलनाडु से हुई है, वो तमिलनाडु से हुई है। मार्च 2027 की अगर हम लोग बात करें, मार्च 2027 तक तांगखुल हुई और कोम्बाई नस्लों को पूर्ण रूप से शामिल करने का लक्ष्य भी है। अब देखिएगा असम राइफल की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, असम राइफल पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में 253 कुत्तों को संचालन कराती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान भी रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि पहली तीसरी शताब्दी के तमिल ब्राह्मी शिलालेख
किस देश में शाही कब्रों के अंदर खोजे गए? तमिल ब्राह्मी। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी है बच्चों? दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी है बच्चों? और जिसको हम लोग देवों की भाषा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग देवों की भाषा भी बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई संस्कृत है। पर संस्कृत देखिएगा कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक आम जीवन में संस्कृत का लोग बहुत कम करते हैं, बल्कि अगर यहाँ पर देखें एक लिखने वाली और अभी भी टिकी और लोगों में प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो तमिल आ चुकी है, तमिल। ठीक है, तो तमिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है शाही कब्र। अगर इस शाही कब्र को अगर आपने कभी मूवी में देखा होगा, शाही कब्रों की बात करते हुए शाही कब्र के अंदर खोजे गए, तो जैसे ही शाही कब्र का जैसे ही नाम आएगा आप खुद क्वेश्चन समझ जाओगे कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। शाही कब्र के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। शाही कब्र, ठीक है, शाही कब्र की बात हो रही है, जल्दी से आंसर बताइए। और जैसे ही शाही कब्र की बात आएगी तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, ममी, ममी रिटर्न, ठीक है। जैसे ही आप मिस्र की बात करते हो, जैसे ही आप लोग इजिप्ट की बात करते हो, आज पेन में इंक खत्म हो गई है लग रहा है, कभी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो मिस्र मतलब इजिप्ट की बात करी जा रही है, ठीक है, इजिप्ट की बात करी जा रही है, ठीक है, चल गया। मिस्र, शाही जैसे ही नाम आए तो वहाँ की जो बहुत पुरानी सभ्यता के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे शाही कब्रें बनाई जाती थी। जो वहाँ की ममीज थी जिनको दवाइयों के द्वारा, लेप के द्वारा बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाता था, और कई सारी आपने मूवी में इन चीज़ों को, शाही कब्रों के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मिस्र को ही क्या बोल रहे हैं, इजिप्ट, मिस्र को ही क्या बोल रहे हैं, इजिप्ट बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट। देखिए कितना चेंज है, कितना चेंज है, इजिप्ट या मिस्र। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है कायरा। वो क्या है, कायरा। कुछ लोग कायरा बोलते हैं, कुछ लोग काहिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम आंसर बी की तरफ बढ़ रहे हैं, आंसर बी की तरफ, तो मिस्र में राजाओं की घाटी लगभग 30 तमिल ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत शिलालेख पाए गए हैं। तो देखिए ये कुछ भाषाएं हैं जो बहुत पुरानी भाषाएं हैं, इनमें ध्यान रखिएगा। जो देवों की भाषा मानी जाती थी वो थी कौन सी, संस्कृत थी। वो कौन सी थी बच्चों, तो वो संस्कृत थी। और दूसरी अगर हम देखें तो प्राकृत और तमिल ब्राह्मी की बात हो रही है। तो शिलालेख रोमन काल के हैं। शिलालेख कौन से हैं, रोमन काल के दौरान पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले के समय, मतलब अगर हम आज देखें तो ये बात 2300 साल पुरानी है, 2300 साल पुरानी है। और अगर हम देखें यहाँ पे प्राचीन तमिल गांव और रोमन दुनिया के बीच संपर्क की पुष्टि कराती है। और यहाँ पर देखें जो रिसर्चर थे, इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, 2024 और 25 फील्ड वर्क के दौरान दर्ज किया गया था और तमिल भाषाई परंपरा से भी जोड़ा गया है। तो सिकाई कोसान नाम कई बार आता है, तमिल भाषाई परंपरा से जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, तमिल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में किया जाता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 2026 में, 2026 की बात हो रही है, 2026 में किस यूरोपीय देश ने एनडी यूरो को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए। अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा। कमेंट करके आंसर देते रहें, सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके आंसर भी देते रहेंगे, कमेंट करके आंसर देते रहें फटाफट यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, सारे प्यारे प्यारे बच्चों, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो हमें 1 महीने पुरानी भी मिल जाती है, 2 महीने पुरानी भी मिल जाती है, और अगर हम देखें कई बार बच्चों तो हम यहाँ पे 6-6 महीने और 1-1 साल का डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2026 में लिखा हुआ है कि यूरोपीय देश के एंड्री गुरो को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या वो रोमानिया है, या हंगरी है, या सर्बिया है, या बुल्गारिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा। रोमानिया, हंगरी, सर्बी या बुल्गारिया, क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर हम देखें इंग्लिश में अगर समझते हैं, यूरोपियन कंट्री अपॉइंटेड एंडी ग्रो एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर 2026, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुल्गारिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया जैसा नाम सुना होगा। एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें कई बार बुल्गारिया जैसा नाम भी दिया गया था। बुल्गारिया जैसा नाम आपने कई बार सुना होगा। बुल्गारिया जैसा नाम आपने कई बार सुना होगा। बुल्गारिया जैसा नाम, ठीक है? तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। डेली आपकी ये सुबह क्लास चलती है 8 बजे, तो आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं बच्चों, बुल्गारिया की तो बात हो ही गई, बुल्गारिया की तो बात हो ही गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुल्गारिया। अब यहाँ पे देखिए, बुल्गारिया के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंसर तो आपको दिख ही गया, डी है। तो इलियाना येटोवा, नाम ध्यान दीजिएगा। इलियाना येटोवा, देखिए बड़ा खतरनाक नाम है। हेनरी गुरो को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बुल्गारिया में राष्ट्रीय चुनाव 19 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, ध्यान दीजिएगा 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। और कार्यवाहक सरकार की प्राथमिकता जो भूमिका है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। और ग्यूरो पहले, देखिए ग्यूरो क्या है, पहले वी कंटिन्यू द चेंज सुधारवादी पार्टी से ही। अगर पूछा जाए कि भाई ये किस पार्टी से है, तो ये सुधारवादी एक पार्टी से है। बुल्गारिया ने 2026 में यूरो मुद्रा को भी अपनाया, ठीक है? तो 2026 में लेटेस्ट अभी यूरो मुद्रा अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो बुल्गारिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बुल्गारिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य भी है, बुल्गारिया, ठीक है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ, भारतीय मतलब इंडियन जो एयरफोर्स है, वो किस देश की वायुसेना के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन को कर रही है? वो आयोजित कहाँ हो रहा है? वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो वियतनाम होगा कि थाईलैंड होगा कि मलेशिया होगा कि इंडोनेशिया होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की धरती वैसे भी काफ़ी फेमस है, थाईलैंड, ठीक है? थाईलैंड, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई। तो थाईलैंड के बारे में बात होती है, तो चलिए कुछ थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें, तो आंसर तो हमें बी पता चल गया, पर अगर हम देखें भारतीय वायुसेना ने रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक हवाई अभ्यास किया है। इसके दौरान भारत और थाईलैंड के बीच एक पर्टिकुलर एक अंतर संचालितता का बढ़ावा मिलेगा। और भारतीय संपत्ति मतलब सू-30 MKI लड़ाकू विमान और AWCS, EWCC या IL-78 ईंधन भरने वाले विमान भी शामिल हैं। थाईलैंड ने ग्रिपेन फाइटर जेट भी तैनात किए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे कुछ आता है तो वो ध्यान रखिएगा, इतना तो जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज विद द रॉयल थाई एयर फोर्स। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी आप लोग पढ़ा करें, इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि कई जगह इंग्लिश लिखा होता है और आसानी से समझ में भी आ जाती है। तो सारे लोग बच्चों को शेयर करते रहिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, सभी को गुड मॉर्निंग है और सुप्रभात है। फटाफट यहाँ पर देखिएगा, अब लिखा है 5वां क्वेश्चन है कि भाई रक्षा मंत्रालय 2026, क्वेश्चन को कभी कभी ध्यान से पढ़ा करिए। 8 डोनियर 228 विमानों के लिए किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ के, ठीक है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? पर आपने देखा होगा बहुत ही पवित्र महीना कहते हैं
मोहम्मडन में, इस्लाम में रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय आपने देखा होगा, रात भर खबर आपने सुनी होगी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पहले भी एयर स्ट्राइक कर चुका है और कल की जो घोषणा है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि हमने अभी तक 250 अफ़गानियों को मार दिया है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने भी बोला है कि हम लोगों ने भी 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और उनकी 15 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। तो कितने सारे फाइटर प्लेन लोग खरीदते हैं, उनका विनाश भी कर रहे हैं। आपस में लड़ना कहीं न कहीं बहुत ही बुरी बात है, ठीक है? और मुझे लगता है देश को ताकतवर बनाओ, पर कहीं न कहीं आप हर 2 महीने, 4 महीने में अगर लड़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था चाहे अफ़गानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, खराब होती रहती है। इसलिए भारत कभी भी अपनी तरफ से हथियार नहीं उठाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था बचाए रखने के प्रयास में लगा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने ये भी कहा है कि भैया हम लोग मानव बम तैयार कर रहे हैं और इसका कोई तोड़ पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं मुनीर, उनके पास नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 228 विमानों के लिए किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ का अनुबंध किया गया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या बीएल या एचएल या बीडीएल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान सा, एच ए एल। एच ए एल, इंग्लिश वाले भी देख लें, एच ए एल, एच ए एल, ठीक है। विच कंपनी फॉर ए डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अब यहाँ पे देखिएगा, आंसर हम सी देखते हैं बच्चों। तो रक्षा मंत्रालय ने 8 डॉनियर 222 विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब एच, एरोनॉटिक्स ए, तो पेन नहीं चल रहा है, और लिमिटेड में एल, ठीक है, HAL के साथ 2312 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान भारतीय तटरक्षक बल के लिए खरीदे जा रहे हैं। ये खरीदे भारतीय खरीद श्रेणी के तहत संपन्न हुआ और 228 ड्रोनियर 228 विमान तटीय निगरानी समुद्रद्रोही को मजबूत करेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि रायपुर में विश्व रेडियो दिवस। तो देखिए, हम लोग रेडियो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। रेडियो क्या है? जिसमें हम लोग गाने सुनते हैं। रेडियो दिवस क्या है? या रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं कारवां 5000 गाने के साथ। तो यहाँ पर देखिए 2026 की मेजबानी कौन सा संगठन कर रहा है? रायपुर में विश्व रेडियो दिवस। तो रेडियो दिवस वही है, अगर आपने देखा होगा रेडियो की बात कर रहे हैं, अगर रेडियो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो चैनल या फ्रिक्वेंसी चलती थी यहाँ पे, तो आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा बीबीसी, एक नाम सुना होगा बीबीसी। पेन हमारा इंक खत्म हो गया है, फिर बीबीसी, ठीक है। तो बीबीसी आपने जरूर सुना होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन जो सबसे पहला चैनल था। अब यहाँ पे देखिए प्रसार भारती भी दिया है, दूरदर्शन भी दिया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी दिया है, या ऑल इंडिया रेडियो। ये तो आप लोगों ने, आपके पापा मम्मी ने ऑल इंडिया रेडियो भी खूब देखा होगा, आप लोगों ने शायद दूरदर्शन देखा है कि नहीं देखा है, प्रसार भारती, इन तीनों का नाम तो आपने खूब सुना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पे बताइए। रायपुर में विश्व रेडियो दिवस कनक्लेव 2026 की मेजबानी कौन सा संगठन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। क्लियर है ना? ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। अब तो याद हो गया होगा। देखिए, तो यहाँ पर आंसर हमको डी मिल गया, ऑल इंडिया रेडियो। रायपुर, कहाँ? रायपुर 13 फरवरी 2026 को विश्व रेडियो दिवस कनक्लेव 2026 का आयोजन करता है। और रेडियो और आर्टिफिशियल, तो 2026 कनक्लेव का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सब्जेक्ट है। अगर इसकी थीम या सब्जेक्ट पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। और विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। यह तारीख 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की याद दिलाती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने भी 2011 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में ही घोषित कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और आकाशवाणी, जो आकाशवाणी बोलते थे ना, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक नाम है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक नाम क्या है? आकाशवाणी है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो की सूचना, शिक्षा, संवाद माध्यम स्वरूप मान्यता देता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, मतलब द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट मेनली किसके लिए? तो यहाँ पे देखिए लिखा है श्रम प्रावधानों के स्पष्ट करने के लिए, कर राजस्व मतलब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण करें, या निर्यात का विस्तार करें। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। अगर मैं सामने आ रहा हूं तो यहाँ पे हट भी जाऊंगा, पर जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। हालांकि मैंने इसका आंसर दे दिया है और अंडरलाइन भी कर दी है श्रम प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आंसर तो आपको मिल गया ए वाला। ठीक है, तो संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनिमति से पारित कर दिया है। ठीक है, पारित कर दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस संशोधन से उद्योगों के लिए अनुपालन को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किया है। मतलब तारीख पे तारीख जैसी चीजें ना रहें, तारीख पे तारीख जैसी चीजें ना रहें। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ क्वेश्चन तो आज मैंने डाल दिए। ठीक है, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन बनाना, लिखना और क्वेश्चन नंबर 8 डालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जल्दी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य ने तत्काल सत्यापन के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय किया? बहुत अच्छी बात है। और क्यूआर की फुल फॉर्म ही होती है, क्यूआर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होती है बेटा? क्विक रिस्पॉन्स। तो आपने देखा होगा अब तो शादी कार्ड पे भी क्यूआर कोड लगने लगे हैं। शादी की कार्ड की भाई कहाँ आना, जैसे बहुत लोग होता था ना, कार्ड पे लिखा होता था कि ये बारात लॉन कहाँ पे है, ये कहाँ पे हमें जाना है, अब तो क्यूआर कोड लगा दिया है, सर्च करो शादी में पहुंच जाओ। तो हमें लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम अगर भूमि स्वामित्व दस्तावेज है, जैसे वो बैनामा होता है, जैसे आपने सुना होगा रजिस्ट्री, बैनामा बैमाना नहीं, बैनामा होता है, या रजिस्ट्री सुनी होगी, या आपने जो स्टैम्प पेपर देखे होंगे 25-25 हजार, 50-50 हजार के स्टैम्प पेपर देखे होंगे, तो बैनामा किया जाता है, तो वहां पे भी एक क्यूआर कोड डाल दिया जाए। तो ये लागू करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और सभी को लेना चाहिए, जिससे एक सत्यापित हो जाए किसकी जमीन है और किसकी सारी डिटेल है। एक क्यूआर कोड से सारी डिटेल पता चल जाएगी। वो गुजरात है कि कर्नाटक है कि उड़ीसा है कि बिहार है? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छी पहल है। ठीक है, बिहार तो अभी भी, बिहार एक समय का सबसे डेवलपमेंट एरा था, जब वो मगध हुआ हो करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, पर बाद में जब से नालंदा को जला दिया बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, फिर भी वहां पे एक बख्तियार स्टेशन है, ये बहुत ही खराब बात है। तो उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओडिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में जानते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी। ओडिशा तत्काल डिजिटल सत्यापन के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेजों आरओआर में क्यूआर कोड जोड़ देगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके घर में मम्मी पापा ने कभी आपको बैनामा दिखाया हो, मकान की रजिस्ट्री दिखाई होंगी, तो बहुत सारे पेज दिखाए होंगे, बहुत सारे साइन दिखाए होंगे, जो समय के साथ पुराने भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, उलट पलट करने में हो सकता है फट जाए, जल जाए, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं,
जिसकी वजह से अगर हम देखें तो क्यूआर कोड संपत्ति का स्वामित्व, स्थान और लेन-देन इतिहास प्रदर्शित करेगा। सुधार का उद्देश्य है कि भाई धोखाधड़ी वाली भूमि बिक्री को भी रोकना है। वर्तमान भारत प्रमाण पत्र केवल पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड प्रदान करता है, 30 साल की सीमा से परे संपत्ति का इतिहास प्रदान करेगा और डिजिटल रूप से उत्पन्न ओओआर को छेड़छाड़ी विरोध रोधी होंगे और अधिकृत परिवर्तन को अलर्ट ट्रिगर भी करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। अब देखिए लिखा है 27 फरवरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, इसके आगे मैं नंबर नहीं डाल पाया हूं। 2026 को पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में कौन सा भारतीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, थोड़ा बहुत पढ़िए लिखिए, थोड़ा संघर्ष करिए। करंट अफेयर आपको डेली कुछ ना कुछ ध्यान देनी चाहिए। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इतना खर्चा किया है, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो घर में एक 4-5 रुपए का न्यूज़पेपर भी लगवा लें। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं कोई किताब नहीं लेनी है, किताब अलग से मत लीजिएगा, क्योंकि किताबों में एक न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पर अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और डेली अपडेट के लिए पूरे घर भर को अपडेट करेगा। घर के सारे लोग पढ़ेंगे और दिवाली होली में बिछाने के काम भी आए। तो 5 रुपए के कितने फायदे हैं? न्यूज़पेपर जरूर लगवा लीजिएगा। और न्यूज़पेपर लगवाने से क्या होगा कि डेली अपडेट रहेंगे और आप खुद ही देखते हैं पढ़ने कौन कौन से पेज हैं। मैं तो जो न्यूज़पेपर हूँ हमेशा पीछे से पढ़ता हूँ। सबसे पहले देश विदेश मतलब इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पोर्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट, एनएससी, बीएससी, पियर, बुल, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। फिर सबसे पहले पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है कुछ बच्चों ने। तो वायु शक्ति 226, वायु शक्ति 26 दी है। वायु शक्ति 226 बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर दिया है आप सभी लोगों ने। वायु शक्ति 226 क्लियर है ना? तो यहां पर देखिएगा, अगर हम ध्यान दें तो आंसर हमारा क्लियर हो गया है भाई कि भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति 26 अभ्यास करेगी। देखिए बिल्कुल अभ्यास कहाँ होगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होगा। वायु शक्ति भारत का एक बड़े पैमाने पर हवाई मारक क्षमता प्रदर्शन अभ्यास है। भाग लेने वाले लड़ाकू विमानों में कौन कौन से होंगे? तो तेजस, राफेल और मिराज। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये सब भारत के हैं। तेजस, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जहां अभी पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है वो MKI ही है। MKI, MiG-29 और जगुआर शामिल है। ठीक है, जगुआर शामिल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी ध्यान रखिएगा, अपाचे, चिनूक, MI-17 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे आक्रमण और सहायक भूमिका भी निभाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके हैं भाई? 9 पर पहुंच चुके हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भाई देखिए, मानव क्षमता पहल सम्मेलन 2026 का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? मैं इधर आ जाता हूं, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएं। मानव क्षमता पहल सम्मेलन, मानव क्षमता पहल सम्मेलन, जल्दी से बताइए। मानव क्षमता पहल सम्मेलन की बात हो रही है। 2026 का तीसरा जो संस्करण है वो किस देश आयोजित करेगा? कतर, यूएई, सऊदी अरब या ओमान? कतर, यूएई, सऊदी अरब या ओमान? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए सऊदी अरब बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सऊदी अरब बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, सऊदी अरब के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, सऊदी अरब, यूएई की बात हो रही है, सऊदी और अरब। 3-4 मई 2026 को तीसरे मानव क्षमता पहल, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया विल होस्ट द थर्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस ऑन 3-4 मई 2026। इंग्लिश पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। तो सम्मेलन की मेजबानी करेगा और सम्मेलन जो होगा सऊदी अरब का जो सम्मेलन होगा वो स्थल कौन सा रहेगा? तो वो स्थल रहेगा बेटा रियाद। कौन रहेगा? रियाद। ठीक है, रियाद सम्मेलन स्थल रहेगा। HCI 2026 का जो विषय है वो है
मानव संहिता। वो क्या है? मानव संहिता। यूनाइटेड किंगडम के 2026 संस्करण के लिए कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भी नामित किया गया है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अगर देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि भैया क्वेश्चन पढ़ूं, मानव क्षमता सम्मेलन कहाँ होगा? सऊदी अरब। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा सऊदी अरब, फिर दूसरे क्वेश्चन बढ़ जाए। यहाँ पे आपको मैं ये अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि इससे संबंधित आपको एक आंसर, लिखा हुआ आंसर और पीडीएफ भी मिल जाता है, जिससे आप सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस मानव क्षमता विकास कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो ध्यान रखिएगा क्राउन प्रिंस कौन है। तो क्राउन प्रिंस कौन है भाई? नाम क्या है? मेरे ख्याल से सलमान है, बाकी आप लोग भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर चुके हैं। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्ति किया गया है? हसमुख अढ़िया, अजय पीरामल और संजय कौल और उदय कोटक। तो ये अजय पीरामल का तो आप नाम जानते हैं, ये भी अंबानी के दामाद हैं। संजय कौल कौन है? पर राइट आंसर हो जाएगा उदय कोटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उदय कोटक, उदय कोटक, उदय कोटक। कोटक महिंद्रा का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, कोटक महिंद्रा। तो पीछे इनके नाम के पीछे ही कोटक लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपको खुद क्लियर हो गई होंगी। कोटक, उदय कोटक, उदय कोटक, उदय कोटक। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी? उदय कोटक। अब ये उदय कोटक है कौन? इनके बारे में सारी डिटेल हम लोग जानते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुन लिया है। क्लियर है ना? उन्होंने, गुजरात सरकार की बात हो रही ना, तो उन्होंने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष पद पर हसमुख अधिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? हसमुख अधिया का स्थान लिया है, हसमुख अधिया का स्थान लिया है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला संचालित स्मार्ट सिटी तथा देश का प्रथम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इंग्लिश में आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे गिफ्ट सिटी इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी एंड द कंट्री मेड एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC। तो ये तो आपने कई बार देखा होगा, कोड भी देखते हैं तो अलग अलग IFC कोड जैसा भी सुना होगा कई बार। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की गई थी और इसका उद्देश्य था वैश्विक वित्तीय केंद्र का विकास करना। तो पिछले सितंबर गिफ्ट सिटी बैंकिंग परिसंपत्तियां 100.14 अरब डॉलर तथा लेन देन 140.98 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार हेतु स्टेम सेल चिकित्सा के संबंध में निर्णय दिया कि यह, आगे बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राम दुलारे, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः अनुमोदित उपचार है या केवल स्वीकृति नैदानिक परीक्षणों में अनुमत है? ठीक है, केवल स्वीकृत नैदानिक परीक्षणों में अनुमत है, या आंसर क्या सही है? इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलाउ ओनली अप्रूव क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भैया है क्या ये। आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए स्टेम सेल थेरेपी को मंजूर क्लिनिकल ट्रायल के बाहर क्लिनिकल सर्विस के तौर पर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्टेम सेल रिसर्च के लिए एक खास रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का निर्देश भी दिया है। ठीक है, निर्देश भी दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 और मेरा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर, अब देखिए लिखा है FY, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ऊन बनाने वाला राज्य कौन सा है? ऊन समझते हो ना, जाड़े में। अब तो देखो भाई, अगर देखें तो पहले सभी के मम्मी पापा, आपने देखा होगा बचपन से ऊन के ही स्वेटर बनते थे जो भेड़ों से हमें प्राप्त होता है।
अब ऊन अगर देखा जाए तो मार्केट में बिकती हुई तो दिखती है, पर लोग अब खरीदने वाले काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ज़्यादा ऊन बनाने वाला राज्य कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल सही आंसर आपने दिया राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल कौन-सी है? राजस्थान की कैपिटल कौन-सी है? क्या जयपुर है? और आपने देखा होगा वहाँ पे सवाई मानसिंह के नाम से हॉस्पिटल भी हैं और स्टेडियम भी हैं, ठीक है? स्टेडियम भी हैं, ठीक है? आगे देखिएगा, राजस्थान तो आपने समझ लिया है, राजस्थान के बारे में समझ लिया है, आंसर यहाँ पे बी हो गया, परफेक्ट हो गया। तो भारत विश्व में भेड़ों की संख्या में, भेड़ों, देखिए विश्व की बात हो रही है बेटा, विश्व की भेड़ों की संख्या में दूसरे स्थान तथा ऊन उत्पादन में 9वें स्थान पे कौन है? भारत, भारत, इंडिया, ठीक है? तो भारत में लगभग 77.4 मिलियन भेड़े हैं, ठीक है? भेड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर जब 2023-24 में भारत का कुल ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम था, ठीक है? ऊन का उपयोग तो हो रहा है, पर अगर देखा जाए तो घर में जो महिलाएं होती थी, पहले स्वेटर बनाती थी, वो काफी हद तक कम हो चुका है, वो काफी हद तक कम हो चुका है। और ये स्वेटर भी जो बनते थे काफी गर्म होते थे। तो यहाँ पे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है, राजस्थान, ठीक है? और राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या जिले हैं, वो किसी भी मुस्लिम आक्रांता के नाम से नहीं है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, आप लोग भी बता सकते हैं। मेरा जनरल नॉलेज तो यही कह रहा है कि जितने भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हर जगह आपने देखा होगा, हर जगह हर राज्य में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट आक्रांताओं के नाम से है, बट वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई है। बाकी आप लोग बताइएगा कुछ ऐसा हो तो, ठीक है? क्लियर है ना? तो मारवाड़ी चोकला राजस्थान ने, देखिए लिखा है ना, मारवाड़ी चोकला राजस्थान की प्रमुख भेड़े नस्लें हैं जो मोटा ऊन देती हैं, जो मोटा ऊन देती हैं, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारी डिटेल मैं लिख देता हूँ, ये आपके लिए शायद फायदेमंद भी होगा, ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा और अच्छा भी है, बस इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के तहत कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है? जल्दी से बताइए। इंडिया, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए किस देश ने पहली बार कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत कंबाइंड टास्क फोर्स, तो भैया देखिए इंडिया ही है, इंडिया। अब इंडिया इस समय काफी ग्रोथ में है, हर सेक्टर ग्रोथ में है, पर इसको लाने में काफी समय लग चुका, काफी समय लग चुका है, काफी समय हो चुका है। बट यहाँ पे चलिए, अब भारत काफी अच्छी स्थिति में आजकल है, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं कई सारे राजमार्ग भी बन रहे हैं, कई सारे हाईवे की तैयारी हो रही है। अब टोल नाके पर भी नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर 5 मिनट तक टोल नाके पर टाइम लगेगा तो आपका टोल माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वहां पे ऐसे पिलर बनाए जा रहे हैं जिसपे कैमरे लगेंगे, और अगर आपकी गाड़ी 50 की स्पीड के आसपास भी है, 50 की स्पीड से टोल नाका पार कर रही है, तो आपके जो भी आपके में बैंक अकाउंट अटैच होगा, चाहे वो नेक्सा का लगा हो, कुछ का भी लगा हो, वो तुरंत आपका पेमेंट बैंक से कट जाएगा। तो आपको वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बन रही है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं, तो भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं। संयुक्त समुद्री बलों के अंतर्गत कारगिल 154 सीटीएफ की कमान संभाली है। पहली बार जब भारत ने इसे बहुराष्ट्रीय समुद्री परीक्षण कार्यबल किया है। और देखिए कमान हस्तांतरण समारोह संयुक्त समुद्री बल मुख्यालय मनामा, मनामा कहाँ है? बहरीन में आयोजित किया गया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे 14 नंबर पे पहुंच गए। अब है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुंच गए। फर्स्ट टाइम आयोजित होने वाला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताइए बच्चों, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहां भी भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी भी ना पता चली हो तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, द फर्स्ट इवर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। पूरी फुल फॉर्म जरूर ध्यान होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इंडिया, 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 ठीक है। तो भारतीय सेना प्रथम बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती का मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी तक आयोजित की गई थी। यह आयोजन पूर्वी हिमालय की पर्वत श्रृंखला की तलहटी में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की घोषणा रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी है भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में शुरू की गई स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य से जुड़ी है? स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य से जुड़ी है? बालक एंड बालिकाओं, जल्दी से बताइए। सारे बालक और बालिकाएं बताएंगे कि आंसर सटीक क्या रहेगा। फटाफट देखिएगा। जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त मस्त क्लास है, सुपर मस्त क्लास है। फटाफट यहाँ पे करंट अफेयर देखें। राइटिंग तो देख ही रहे हैं मेरी कितनी अच्छी है। तो राइटिंग अगर अच्छी है तो जल्दी जल्दी से आंसर भी देंगे कि स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य से जुड़ी हुई है। स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य से जुड़ी हुई है? स्त्री सुरक्षा, जहां के लिए कई बार मूवी भी बनी है और एक मूवी पे अभी रोक भी लगा दी गई है। तो पहली बार वहां पे स्त्री सुरक्षा की बात करी जा रही है। स्त्री सुरक्षा की बात करी जा रही है, जहां के लिए मूवी अभी बनी है। आपने सुना होगा द केरला फाइल्स, सुना है कि नहीं? तो भैया आप देखिए, पढ़ने लिखने में तो यहाँ पे है, पर स्त्रियों की सुरक्षा पे बड़े सवाल उठते हैं। स्त्रियों की सुरक्षा पे बहुत सवाल उठते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बनाया गया है केरल, केरल राज्य की बात करी गई है, द केरला फाइल। क्योंकि यहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा डेटा बनाया गया है कि हर साल बहुत सारी स्त्रियां गायब हो जाती हैं और यहीं से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं बाहर के लिए। तो एक साल का अगर डेटा देखा जाए, एक साल का डेटा देखा जाए, तो आप खुद बताइए कि कितनी स्त्रियां या लड़कियां भारत से गायब हो जाती हैं, डिपोर्ट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कितनी स्त्रियां गायब हो जाती हैं। इसके कई सारे सबूत मिलते हैं, कुछ मूवियों के द्वारा आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो अब केरलम हो चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया, केरलम हो चुका है, केरल। तो भाई देखिए यहाँ पर आंसर देखिए, केरल ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन के लिए महीने की पेंशन प्रोग्राम के तौर पर स्त्री सुरक्षा स्कीम की शुरू की है। अब देखिए, वहां पे नौकरी की तो बात कर ली, पर यहाँ पर अगर देखें तो स्त्री सुरक्षा भी होनी चाहिए। हर महीने 1000 की सीधी फाइनेंशियल मदद दी जाती है। पहली किस्त 10.18 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी को दी गई है। और यहाँ के जो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के मालियन कीझू में किया था। और लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर तबके से होने चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ही कहा था कि नौकरी दो, नौकरी दो, इस तरह के पैसे मत बांटो। तो यहाँ पर अगर देखें तो सही बात है, स्त्री सुरक्षा, लाडली योजना और लखपति बिटिया, पता नहीं क्या क्या बवाल बांटे जाते हैं। इसकी जगह कुछ ऐसा कर दिया जाए, उन स्त्रियों को कुछ अच्छे रोजगार प्रोवाइड किए जाएं, जिससे वो परमानेंट चीजें और कुछ ऐसी चीजें सीखें भी, जिससे उनका एक हुनर आ जाए। मोबाइल बनाने में लगाइए,
टेलरिंग में लगाइए, बुटीक में लगाइए, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें महिलाएँ आगे आएँगी और उनको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही आप पैसे बाँटते रहेंगे, फाइनेंशियल मदद करते रहेंगे, ये तो केवल आप क्या कर रहे हो, ये आप उधार नहीं, आप उन्हें कमज़ोर बना रहे हो। ये आप उन्हें कमज़ोर बना रहे हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बंद किया जाए और इसकी जगह कुछ परमानेंट जुगाड़ लगाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, लाडो, लक्ष्मी, लखपति दीदी, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसा हुनर सिखा दो, ठीक है? जैसे मुझे कोई हुनर नहीं था, पर मुझे बचपन से अगर पढ़ाने को आ गया, कंप्यूटर पे काम करने को आ गया, कंप्यूटर चलाना, बनाना, सब कुछ कर लेते थे हम। तो मुझे एक हुनर थी कि हाँ, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो भई भले नौकरी लगे या ना लगे, पर मेरे में एक ऐसा हुनर है। आज खुद ही देख रहे होंगे कि हर 1 किलोमीटर के बाद मोबाइल की बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं और मोबाइल को बनाने वाले कितने लोग हैं जो डेली हज़ारों रुपए कमाते हैं। आपने भी कई बार हज़ारों रुपए दिए होंगे, 1000 रुपए, 500 रुपए, 1200 रुपए, 1500 लगेंगे, स्क्रीन का इतना लगेगा, इतना लगेगा। देखिए कितने डेली मोबाइल कभी पानी में गिर रहे हैं, कभी ज़मीन में गिर रहे हैं, कभी स्क्रीन टूट रही है और आपने देखा होगा कितने सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो मोबाइल का आपने देखा होगा कवर बेचने वाले भी कमा रहे हैं, मोबाइल को बनाने वाले भी कमा रहे हैं, मोबाइल को बेचने वाले भी कमा रहे हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कीपैड हो, सब कुछ, चाहे सिम हो, चाहे कुछ भी। तो टेक्निकल कुछ ना कुछ आना चाहिए। उस हुनर की जगह आप 1000 रुपए बाँटने की जगह आप कुछ ऐसा हुनर, एक सॉफ्ट स्किल, एक स्किल की बात करते, तो कहीं न कहीं वो महिलाएँ अपने इन फ्यूचर पैरों पे भी खड़ी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस महारत्न सीपीएससी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर हेतु एफआईपीआई अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? ओएनजीसी, गैस इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या एचपीसीएल? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अब बहुत देर से समझाना हो रहा है, समझाना की बजाय ऑयल इंडिया लिमिटेड आंसर लगा देते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड आंसर लगा देते हैं, जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ने की बात नहीं है। आंसर नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को ऑयल गैस उत्पादन कंपनी ऑफ द ईयर वन मोटिव से अधिक से एफपीआई अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है? और इसको सम्मानित करने वाले कौन कौन है तो अलग की बात है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जिनके बारे में अभी आपने देखा होगा संसद में बड़ी चर्चा चल रही थी। हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर नीरज मित्तल पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहे और चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक डॉक्टर रंजीत राठ ने कंपनी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑल इंडिया खोज गतिविधियों के साथ पुराने तेल क्षेत्रों को बेहतर बनाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे थे? क्वेश्चन नंबर थे 17, 17 के बाद आ गए हम लोग 18। अब 18 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो डे, तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या है? तो अभी हम लोगों ने थीम के बारे में भी पढ़ा था, रेडियो फॉर पीस, रेडियो एंड यूथ, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रेडियो की थीम क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। रेडियो की थीम्स क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। यहाँ पर रेडियो की थीम्स क्या क्या हो जाएगी? रेडियो की थीम्स क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, ठीक है? तो रेडियो की थीम्स क्या हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, भाई रेडियो की थीम्स क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिएगा, रेडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रति वर्ष 13 फरवरी, ये मैंने अभी बताया था, लेटेस्ट था, संयुक्त राष्ट्र रेडियो को 1946 में स्थापना की स्मृति बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप
मेडल टैली। मेडल टैली में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, जापान, भारत, चीन या कजाकिस्तान? जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। अब लास्ट दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं, लास्ट दौर में पहुंच चुके हैं, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया, इंडिया। तो चक दे इंडिया, जल्दी से देखते हैं, इंडिया का आंसर हो गया क्लियर। तो यहां पर आपने देखा होगा नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। देखिए डेली अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें तो आपको मैंने बता दी हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जल्दी से शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा फटाफट। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। WHO ने हाल ही में किस बीमारी के खिलाफ दुनिया भर में खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने के लिए एक और ओरल वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है? जल्दी से बताइए। WHO, मीजल्स, हैजा, पोलियो, मलेरिया। भाई मलेरिया, पोलियो, हैजा एक समय बड़ी खतरनाक बीमारियां होती थी, पता है आपको, हैजा वगैरह, है ना? तो WHO रिसेंटली प्री क्वालिफाइड अनदर नोवेल ओरल वैक्सीन टू स्ट्रेंथ ग्लोबल एरिडेशन एफर्ट्स अगेंस्ट विच डिसीजेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे सब लोगों ने यहाँ पे वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस छोड़ो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाल ही में किस बीमारी के खिलाफ दुनिया भर में खत्म, यहाँ पे खत्म करने की बात करी जा रही है। मतलब कौन सी चीज है ऐसी जो खत्म होने के कगार पे है? तो पोलियो। एक भी बच्चा छूटा, पोलियो का सपना टूटा। एक भी बच्चा छूटा और पोलियो का सपना टूटा। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। आपने देखा होगा घर घर महिलाएं लगाई जाती हैं, घर घर महिलाएं लगाई जाती हैं कि आप, ठीक है,